मोठी बातमी सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेलं आहे। विधेयक लोकसभेमध्ये बहुमताने मंजूर झालंय। विधेयकाला 323 खासदारांनी पाठिंबा दर्शवलाय। केवळ 3 जणांकडून विधेयकाला विरोध करण्यात आलाय। यात MIM सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेलं आपण यावेळेला पाहतोय। ज्यावेळेला सर्व खासदारांनी मतदान केलेलं होतं त्यावेळेला आपण आकडेवारी यावेळेला पाहतोय। केवळ 3 जणांकडून या विधेयकाला विरोध करण्यात आला। ॲडव्होकेट सुरेश माने यावेळेला आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत। त्यांच्याकडून या संदर्भात आपण सविस्तर विश्लेषण जाणून घेऊयात। काय वाटतं एकंदरीतच या विधेयकाला मंजूर केलं गेलेलं आहे आणि 323 मतांनी ते मंजूर करण्यात आलेलं आहे। फक्त 3 जणांचा विरोध आहे या विधेयकाला। विधेयक कशा प्रकारचं असेल? ज्या पद्धतीने सर्व राजकीय पक्षांनी भूमिका घेतल्या त्याच्यावरून हे विधेयक पास होणं हे स्वाभाविक होतं। त्याच्यामध्ये विशेष नवल वाटण्यासारखं काही नाही। नंबर 1। नंबर 2, ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीचे नेते त्यांचे नीतिकार यांनी आरक्षण धोरणाचा गैरवापर करून मूळ आरक्षण धोरण ज्या पद्धतीने घटनाकारांनी ठरवलं त्या घटनाकाराच्या भूमिकेला छेद देत ज्या पद्धतीने आरक्षणाची मांडणी केलेली आहे ती अत्यंत भविष्यातील गुंतागुंत वाढवणारी आणि देशाला एका नव्या वातावरणात लोटणारी आहे। बरं, तिसरी गोष्ट अशी की ज्या पद्धतीनं जातीय आरक्षण आर्थिक आरक्षण अशा पद्धतीची वेगवेगळी मांडणी जेटली आणि त्यांचे समर्थक भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते करत आहेत त्यांना राज्यघटनेमध्ये कुठेही कसलाही आधार नाही हे अनेक निर्णयामधून स्पष्ट झालेलं आहे। तिसरी गोष्ट अशी की बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी किंवा घटनेचे मूलभूत सिद्धांत हा जो काही केशवानंद भारती निर्णयाचा परिणाम आहे त्या परिणामाची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय हे बिल किंवा हा कायदा त्या परिणामाच्या समोर टिकेल का, त्या थिअरी समोर टिकेल का हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। कारण 10% आरक्षण देताना त्याच्यासाठी कुठलाही सायंटिफिक आधार नाही, त्याच्यासाठी कुठलीही स्टडी नाही, त्याच्यासाठी कुठलाही रिपोर्ट नाही आणि त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय आर्बिटरी स्वरूपाचा वाटतो। हा पूर्णपणे राजकीय निर्णय आणि म्हणून इतर पक्षांचं राजकीय समर्थन आहे। कारण निवडणुका तोंडावर आहेत। SC ST अॅट्रॉसिटी ऍक्ट मध्ये जो काही बदल केंद्र सरकारने केला त्याचा फटका काही राज्यामध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत झाला असं भारतीय जनता पार्टीची समजूत आहे आणि त्याचा भाग म्हणून हा बॅलन्सिंग ऍक्ट करण्याचा प्रकार केंद्र शासनाने केलेला आहे आणि तो पुन्हा बुमरँग सारखा उमटल्याशिवाय राहणार नाही। शेवटी हा मुद्दा सांगतो की न्यायालयाच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकेल का तर त्याचं स्पष्ट उत्तर नाही आणि त्यामुळे भविष्यातील गुंतागुंती वाढवण्यामध्ये आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जसं सरसंघ संचालकाची भूमिका होती की आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावं, ब्राह्मण महासंघाची भूमिका आहे की आर्थिक निकषावरती आरक्षण द्यावं, बाल ठाकरेंची भूमिका आहे की आर्थिक निकषावरती आरक्षण द्यावं, तर या त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीनं पाऊल उचललेलं आहे आणि घटनाकारांच्या भूमिकेला न्यायालयाच्या भूमिकेला संपूर्णपणे छेद देत आरक्षण धोरणाचा अत्यंत बेजबाबदारपणे फज्जा उडवलेला आहे। धन्यवाद सुरेश मानेजी। जय महाराष्ट्र बरोबर आपण बोललात त्यासाठी। तर लोकसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी अनेक महत्त्वपूर्ण अशी भाषणं देखील झालेली होती। काय आहेत ती पाहूयात। गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार को राज्य सरकारों को भी होगा। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है उसके अनुपालन के अनुसार ये सब होगा। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो SC ST और OBC को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में
दिया जाएगा। दादा, मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support. Be wholehearted and large-hearted. बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। मैडम, मैंने इसलिए जिक्र किया कि केवल हमारी पार्टी या हमारे एनडीए के साथ ही नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वो परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए, ग्रजिंगली मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हील, क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और 3 तलाक। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक। अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत फलक। कि हमारे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा लिया है जैसा कांग्रेस में नहीं लिया है। खाली इसको 4.5 साल क्यों लगे, ये सवाल मेरे मन में आता है। अगर हमारे विपक्ष ने यहां मुद्दा उठाया कि आने वाला चुनाव सामने रख के तो हमने ये नहीं किया, उद्देश्य भले अच्छा है, लेकिन कभी कभी देरी से ये टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। मैं तो ये बात मानता हूं, भले देरी लेकिन दुरुस्त है।